हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, और इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज जो कुछ बचे हुए टाइप से स्टूडेंट, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा आपसे सेमेस्टर लेवल एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे नहीं जाते, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है ना, रियल टाइम ये हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, टाइम का बाउंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, आपका टाइम बाउंड होता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है। अब देखिए, टाइम बाउंड या टाइम कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम रहता है कि इस दिए गए टाइम कॉन्स्ट्रेंट में, इस दिए गए डेडलाइन में टास्क आपको कंप्लीट कर ही लेना है। अगर दिए गए डेडलाइन में टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा सिस्टम फेल्योर हो गया। अगर दिए गए डेडलाइन में वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, उससे थोड़ा देरी हो गई, तो ये ऐसा माना जाएगा कि हमारा सिस्टम वहां पे फेल कर गया। क्यों? अब देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके टाइप्स की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सेकेंड होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टाइम एकदम कंस्ट्रेंट है, एकदम फिक्स है, यानी जो आपको डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन के अंदर में टास्क को कंप्लीट करना ही करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके सोच लिए। जैसे अगर हम बात करें एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम की, अगर हार्ड की अगर हम बात करें एग्जांपल, तो एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम, यहां पे स्टूडेंट क्या चाहिए, आपको जो भी टास्क दिया गया है उसका क्विक रिस्पांस चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी डिले हो जाएगी तो क्या होगा, पता चलेगा कि ऊपर में ही दो फ्लाइट आपस में क्रैश कर गए हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एयरलाइन ट्रैफिक जो सिस्टम है, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि दिए गए टाइम कॉन्स्टेंट में क्विक टास्क कर सके। और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में मैं एक खास बात बताना चाहता हूं कि इसका जो परफॉर्मेंस मेजर होता है ना, परफॉर्मेंस, वो मेजर किया जाता है 1/10 ऑफ सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं, है ना, 1/10 ऑफ सेकेंड में इसका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, यानी कि एकदम यहाँ पे क्विक टास्क होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है हार्ड का, जैसे रोबोट की अगर मैं बात करूं, आजकल काफी सारे सोफिया जैसे रोबोट बन गए। तो अगर हम उससे बात करते हैं या हम उससे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होता है उसके बाद, वो प्रोसेसिंग क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो मतलब वो क्या होता है, फिर एक तरह से बोले तो फेल हो जाता है। अगर रोबोट को हम कहीं पे भेज रहे हैं, रोबोट आजकल जा रहे हैं यूनिवर्स में, जा रहे हैं ना इधर उधर, रोबोट ही आजकल काम कर रहे हैं मिलिट्री सिस्टम में भी, आजकल मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस गए हैं रोबोट, है ना, कार के अगर कुछ पार्ट वगैरह बनाने हो वहां पे रोबोट आर्म्स काम करते हैं। तो वो जो रोबोट आर्म्स आ जाएंगे ना, वो आ जाएंगे सॉफ्ट रियल टाइम, क्योंकि वहां पे अगर मान लिया जाए थोड़ा सा डिले भी हो गया तो चलेगा। लेकिन अगर आप बात करें एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम की, अगर आप बात करें मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की, है ना, जहां पे मिसाइल वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाएगा तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो उसे बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो गया, जैसे अगर हम मल्टीमीडिया सिस्टम्स की बात कर ले, है ना, मल्टीमीडिया सिस्टम्स, मल्टीमीडिया सिस्टम्स, जैसे कि अभी मान लिया जाए यूट्यूब स्ट्रीमिंग की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे जब हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, जैसे हमारे चैनल पे संडे के संडे क्या होता है, लाइव डाउट सेशन होता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब मैं इधर से बोलता हूं तो आपको कुछ देर बाद सुनाई देता है, वो 2 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, कभी कभी ज्यादा 10 सेकंड भी हो जाता है। तो वहां पे उतना हम लोग बियर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उससे
कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हैं बियरेबल है, ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो भी जिसके भी बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, उसका नेम से आपको जो है पता करना है। यहाँ पे देखिए नेम क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, इसका क्या फंडा है कि यहाँ पे जो आपका सिस्टम है इसको जियोग्राफिकली डिस्पर्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अलग अलग नोड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका अलग हो गया नोड, ये कुछ अलग नोड है, ये एक अलग नोड है, कुछ इस प्रकार से अलग अलग नोड। ओके, और यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड आपका सर्वर रखा हुआ है, और ये सारे जो नोड हैं ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से, या बोल सकते हैं शेयर्ड चैनल के माध्यम से एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। ये जो नोड होता है स्टूडेंट, इस नोड का अपना सीपीयू होता है, हर एक नोड का अपना सीपीयू होगा, और हर एक नोड का अपना मेमोरी होगा, ठीक है। अपना मेमोरी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हर एक का अपना सीपीयू होगा, ठीक है, और हर एक का अपना मेमोरी होगा। कुछ इस प्रकार से सीपीयू मेमोरी और डिस्क भी हो सकता है, सीपीयू मेमोरी और डिस्क, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आपका होस्ट हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है कि एक ही सिस्टम है हमारा, लेकिन हमने इसे जियोग्राफिकली डिस्पर्स कर दिया, ठीक है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, हम लोग एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि हमने क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये सभी किसके माध्यम से कनेक्टेड है, शेयर्ड चैनल के माध्यम से, या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से ये सारे आपस में कनेक्टेड है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे एडवांटेज है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात कर लेता हूं, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर मान लिया जाए कोई आपका एक सिस्टम फेल कर जाता है, कोई आपका एक नोड फेल कर जाता है, तो वहां यहां पे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा। बाकी सारे जो नोड हैं वो क्या करेंगे, इसका जो लोड है वो बेयर कर लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत हाँ हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन सिस्टम हमारा फेल नहीं होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया, मैं यहां साइड में एडवांटेज लिख दे रहा हूं। फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया कि लोड बैलेंस हो जाता है। ओके, लोड बैलेंस हो जाता है। नाउ अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें, तो दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है कि चूंकि यहां पे देखिए रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। यहां इसके पास जो रिसोर्सेस है, इसके पास जो रिसोर्सेस है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो यहां पे दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा फाइल है, मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 1 के सिस्टम में अवेलेबल नहीं है और वो 3 के सिस्टम में अवेलेबल है, तो 1 उसे इजिली एक्सेस कर सकता है। अगर कोई ऐसा फाइल है जो कि 5 के पास है और 2 के पास नहीं है, तो 2 इसे इजिली एक्सेस कर सकता है 5 से। ये यहाँ पे क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे रिसोर्सेस क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें, तो तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है स्टूडेंट कि ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये स्केलेबल होते हैं। ओके, स्केलेबल का मतलब क्या हो गया कि आप जब चाहें इसमें जितनी मर्जी चाहें नोड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक और नोड को ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, यहां पे एक और नोड को ऐड कर सकता हूं इस प्रकार से। तो ये स्केलेबल होते हैं। और भी काफी सारे इनके एडवांटेज है। जैसे एक और एडवांटेज क्या हो जाता है कि इफिशियंसी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना। इफिशियंसी या बोल सकते हैं थ्रूपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इफिशियंसी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, इस प्रकार से।
तो ये सारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज हो गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में हम एक ही डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है, जो कि आप लोगों को साफ जाहिर तौर पे दिख भी रहा होगा कि अगर हमारा जो होस्ट सिस्टम है ये फेल हो जाता है तो फिर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज में क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा कि होस्ट सिस्टम अगर फेल हो गया तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, फुल सिस्टम, ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाए तो इतना अगर आप समझा देते हैं तो वेल एंड गुड है कि वहां पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद हमें समझना है स्टूडेंट क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए यहां पे क्या होता है, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्लस्टर क्रिएट किया जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में मैं बताना भूल गया आपको। अच्छा, मैं तो बता दिया कि ये सारे क्या होते हैं, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं। जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड मतलब क्या, कोई मान लिया जाए जैसे एक हमारा नोड हैदराबाद में रखा हुआ है, दूसरा बैंगलोर में है, तीसरा लंदन में, न्यूयॉर्क में, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें बड़ी बड़ी एमएनसीज की लाइक गूगल, फेसबुक, तो आपको क्या लगता है कि उनके जो सर्वर्स होते हैं वो एक ही जगह से एक्सेसिबल होते हैं? नहीं, है ना। वो यहां से इंडिया में बैठ करके या वो न्यूयॉर्क में बैठ करके, लंदन में बैठ के इंडिया के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। नाउ अब जो अभी रिसेंट ट्रेंड हुआ है स्टूडेंट, वो है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल जो सिस्टम होते हैं, देखिए पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं कि अलग अलग जो इंडिविजुअल सिस्टम है उनका अपना सीपीयू है, अपना मेमोरी है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एकदम एज ए सिंगल सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम को मिला करके एक क्लस्टर तैयार कर दिया जाता है जिससे वो एज अ सिंगल सिस्टम वर्क करते हैं। बात आई मेरी समझ में? देखिए जैसे मान लिया जाए ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। इस प्रकार से काफी सारे मान लिया जाए सिस्टम हैं अवेलेबल। तो यहां पे क्या किया जाएगा, इन सभी इंडिविजुअल सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सभी सिस्टम क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है शेयर्ड चैनल के माध्यम से। और इसके बाद क्या होता है कि ये सारे एक सिंगल डेटा स्टोरेज को शेयर करते हैं। ओके, ये हो गया आपका डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज ये हो गया आपका डिस्क स्टोरेज। और ये क्या करते हैं, इस डिस्क स्टोरेज को शेयर करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक क्लस्टर क्रिएट हो जा रहा है। ये क्या हुआ, आपका एक क्लस्टर क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ही सिस्टम लिया हूं, यहाँ पे काफी सारे सिस्टम होते हैं, हजारों की तादाद में सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम्स एज अ सिंगल सिस्टम वर्क करते हैं। ध्यान देना है आपको फिर से, ये एक इंडिविजुअल सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का एक अपना सीपीयू है, अपना मेमोरी है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका भी अपना सीपीयू, अपना मेमोरी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे इंडिविजुअल सिस्टम है। नाउ इनको क्या किया गया, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया और जो है ये एक डिस्क स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि आपका एफिशिएंसी बढ़ गया, यानी कि जो प्रोसेसेस पे, जो सारे प्रोसेसेस थे जो एक सिंगल सिस्टम वर्क कर रहा था, अब ये सारे सिस्टम मिलकर के वो जो प्रोसेस आपका क्यू था उसको संभालेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया, सिस्टम का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम बात करें कि क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज हो सकता है, तो चलिए एडवांटेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या हो सकता है स्टूडेंट, कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये स्केलेबल तो है ही, क्योंकि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें इसमें और नए सिस्टम ऐड करना हो तो हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके ऐड कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा स्केलेबल। ये क्या है, स्केलेबल। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एडवांटेज हो जाएगा कि ये फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए फॉल्ट टॉलरेंस, अगर मान लिया जाए हमारा एक सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि ये परफॉर्म करना बंद कर देता है, तब यहां पे क्या होगा ऐसी स्थिति में कि ये जो तीनों सिस्टम है ये मिलके इसका लोड
उठा लेंगे और यहाँ पे हमारा सिस्टम सक्सेसफुली जैसे वर्क कर रहा था वैसे हमारा सिस्टम वर्क करता रहेगा। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, प्रोसेसिंग स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेसिंग स्पीड। जैसे एक इंडिविजुअल सिस्टम था, इसका कुछ अपना स्पीड था, हमने सारे को मिला दिया और सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, एज ए सिंगल सिस्टम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना बढ़ गया, है ना। और ध्यान ये देना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे सिस्टम एक ही मॉडल के हों, या एक तरह से बोले तो मॉडल नहीं बोलना चाहिए, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के, है ना। सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, किसी का कुछ अलग है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सभी को एक तरह से कनेक्ट किया है ना। तो यहाँ पे बेसिकली किया जाता है लैन के माध्यम से ही किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा था स्टूडेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वैन के थ्रू किया जाता है, यानी कि अलग अलग सिटीज में या अलग अलग कंट्रीज में, इस प्रकार से। तो आई होप आपको क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए होता क्या है कि जितने भी इसके नोड्स हैं, हर एक में क्लस्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, और इन सभी में क्लस्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर मान लिया जाए ये हमारा सिस्टम फेल हो गया, तो ये क्लस्टर सॉफ्टवेयर जो है ये मॉनिटर करते रहता है। तो इसने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये सिस्टम हमारा फेल हो गया, तो इस प्रकार से ये सिस्टम जो भी टास्क कर रहा था, जो भी वर्क कर रहा था, वो इन सभी में जो बाकी के रेस्ट के सिस्टम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सभी उसके टास्क को हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक जो डिसएडवांटेज यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो नोट कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, नोट कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कॉन्सेप्ट या क्लस्टर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज्यादा वास्टली यूज हो रहा है। हर एक जगह में कोई भी एमएनसी आप चले जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि काफी सारे जो सिस्टम्स है, कई जगह तो ऐसा किया जा रहा है कि काफी सारे जो पुराने सिस्टम्स है, जो हमारे पास ओल्ड सिस्टम्स पड़े हुए, उन सभी को लिया जाता है और उन सभी को मिला करके एक क्लस्टर तैयार किया जाता है और उनसे एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर ट्रीट किया जाता है, एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर उनसे वर्क डन करवाया जाता है। ठीक है। तो देखिए जो मेन डिफरेंसेस था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो मेन पॉइंट्स। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मैं फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि सिस्टम हमारा एक है, हमने क्या किया है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जियोग्राफिकली, यानी कि सीपीयू हमारा अलग अलग है, बहुत सारे यहाँ पे सीपीयू है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज हैं, और ये जो मल्टीपल सीपीयूज हैं ये क्या है, ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, जियोग्राफिकली ये डिस्पर्स्ड है, यानी कि अलग अलग लोकेशन में ये रखे हुए हैं। डिस्पर्स्ड आप लोग का स्पेलिंग देख लीजिएगा। और नाउ ये एज एक होस्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है, और ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, देखिए एडवांटेज में एक और मैं लिखना भूल गया, रिमोट एक्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। रिमोट एक्सेस यानी कि जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 3 के पास है, 1 के पास नहीं है, तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है। कोई ऐसा फाइल है जो कि 5 के पास है, 2 के पास नहीं है, तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है उस फाइल को, है ना। ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जो भी इनके पास रिसोर्सेज है, मान लिया जाए कोई ऐसा रिसोर्सेज है जो कि 1 के पास अवेलेबल है और 3 के पास नहीं है, तो इजीली 3 उसे क्या कर सकता है, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वैन के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं या मैन के माध्यम से। जो क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे एक अलग अलग इंडिविजुअल सिस्टम होता है। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये एक इंडिविजुअल सिस्टम है। ऐसे ही मैं क्या करूं कि 15 लैपटॉप ले आऊं, उन सभी को कनेक्ट कर दूं, एक डिस्क लगा दूं स्टोरेज, और ये सारे क्या कर रहे हैं, एज अ सिंगल सिस्टम वर्क करेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने एक क्लस्टर बना दिया है। तो ये होता है क्लस्टर, है ना, नेम से समझना है आपको। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा।
लास्ट जो आपका टाइप बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अब हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के तो काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप बात करें स्टूडेंट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नेम से पता चल रहा है ना एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है। अब देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहां पे मिलेगा, एम्बेडेड डिवाइस आप लोग सुने होंगे, एम्बेडेड डिवाइस हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। जैसे मान लिया जाए आपका माइक्रोवेव ओवन है, आपका वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या होता है आप देखिएगा तो उसमें भी छोटा सा सिस्टम लगा होता है, उसमें एक चिप लगा होता है। तो ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट, ध्यान देना है आपको यहाँ पे, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड वर्क करता है, एक फिक्स्ड फंक्शन बोल दिया जाए, एक फिक्स्ड फंक्शन को, या फिक्स्ड एक फंक्शन नहीं बोल के फिक्स्ड फंक्शंस को परफॉर्म करता है ना, 2 3 4 फंक्शंस हो सकते हैं, और एक बार ये फिक्स कर दिया गया तो वो क्या करेगा, सिर्फ वही फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे मान लिया जाए अगर आप माइक्रोवेव ओवन है, उसे अगर आप म्यूजिक प्ले करने को कहेंगे तो वो म्यूजिक प्ले ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो चिप है उसमें वो फिक्स कर दिया गया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपको क्या करना है, खाने को गर्म करना है, ठीक है। नाउ जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो सिस्टम में वो होते हैं वहां पे डिस्प्ले रहता भी है या नहीं भी रहता है, यानी कि यूजर व्यू में भी हो सकता है और यूजर व्यू नहीं भी हो सकता है, में और may not be यूजर व्यू, यूजर व्यू इसमें हो भी सकता है, यूजर व्यू इसमें नहीं भी हो सकता है। और जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली वर्क करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कैसे करते हैं, बिल्कुल, अगर मैं माइक्रोवेव ओवन में खाना अभी गर्म वॉल्यूम करने के लिए, तो वो क्या वो 1 घंटे बाद करेगा, नहीं, वो अभी करेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। और ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट, मैं बोलूं तो अगर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी के एक तरह से बोले तो जेनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप छोटा छोटा जो डिवाइस आता है ना उसमें देखिए तो उसमें तक एम्बेडेड चिप लगा हुआ है, उसमें तक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। हमारा पूरा जो एक तरह से बोले तो घर है, घर की बात करें, वो डिजिटल होते जा रहा है ना, डिजिटल इंडिया आप लोग आज सुन रहे होंगे। आने वाले समय में मैं बोल सकता हूं कि ऐसा होगा, अगर मान लिया जाए जैसे रेफ्रिजरेटर लगा है आपके घर में, तो अगर उसमें जैसे मिल्क अगर खत्म हो गया तो रेफ्रिजरेटर खुद बुक कर देगा मिल्क, या वो कॉल कर देगा ग्रोसरी स्टोर में कि जो है मिल्क खत्म हो गया है, आप पहुंचा दो यहाँ पे इस एड्रेस पे। तो आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और देखिए उसका इसका मेन फायदा क्या होता है ना, कि ये फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो काफी सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, स्पेस काफी ज्यादा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना, तो स्पेस भी कम लेते हैं, इनका साइज भी कम होता है। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आने वाले समय में भी ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। हमारा पूरा घर डिजिटल हो चुका है। आप अलेक्सा की बात करें, आप गूगल असिस्टेंट की बात करें, उन सारे में क्या लगा हुआ है, एम्बेडेड लगा हुआ है। वो सारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है। अलेक्सा से आप जो भी बोलिएगा वो होगा। अगर आप अलेक्सा को बोलिएगा खाना बना देने तो वो खाना नहीं बनाएगी। अगर आप बोलेंगे उसे वॉशिंग मशीन की तरह कि कपड़ा धोने, तो वो कपड़ा नहीं धोएगी, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बस ध्यान देना है कि फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसमें यूजर व्यू हो भी सकता है, यानी जीयूआई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी कि रियल टाइम ये वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैं फिर से एक समरी दे देता हूं आपको। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। जो टाइम आपको दे दिया गया, डेडलाइन दे दिया गया है, उस डेडलाइन के अंदर में आपको टास्क को कंप्लीट करना है। अगर उस डेडलाइन के अंदर में टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम फेल कर गया। इस सिस्टम को हमें एक तरह से बोले तो इवोल्यूशन की जरूरत है इसमें, है ना। इस सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, और अच्छा करना पड़ेगा। इसमें हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, मैंने आपको समझा दिया है। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें, जो पिछले हमने वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था, लाइक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
वहां पे क्या था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कि रैम में हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रोसेसर्स को लेकर आ रहे थे। तो वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हम चाह रहे थे कि मतलब कि हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, है ना। अगर प्रोसेस 1 को मैंने अभी दिया है एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो अगर 2 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड बाद भी होता है तो वहां पे कोई समस्या नहीं है। और अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो वहां तो खैर कोई टाइम का कांस्टेंट ही नहीं था, है ना। वहां पे पता चले कि आज हमने जॉब दिया है तो वो हमें 1 घंटे बाद 1 दिन बाद आउटपुट मिल रहा है। तो ये हुआ आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। और अलग अलग जो मल्टीपल सीपीयूज है ये क्या है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रखे हुए, और बीच में एक होस्ट हो गया, और इसे आप एक तरह से बोले तो ओएस भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे हमने क्या देखा कि अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर है, उनका अपना सीपीयू, अपना मेमोरी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इन सभी को हमने कनेक्ट कर दिया है वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क, वाया शेयर्ड चैनल, लैन के माध्यम से बेसिकली किया जाता है। और ये सारे क्या कर रहे हैं, एक डिस्क को शेयर कर रहे हैं, एज अ सिंगल सिस्टम ये वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा, काफी गुना में बढ़ जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि फिक्स्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट हमने टोटल जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको डिस्कस कर लिया। ये जो आज हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 फिनिश हो गया स्टूडेंट। ठीक है। अगर कुछ और टॉपिक बच गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या संडे को लाइव डाउट सेशन होगा, आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स होगा अगर तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करें, अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा वो होगा स्टूडेंट प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रोसेस मैनेजमेंट से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ने हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, काफी सारे राउंड रॉबिन हो गया आपका। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।